क्या फ़िलॉसफी थी 7 हैबिट्स की कि ये 7 आदत क्यों बनाई गई थी। एक क्वेश्चन था जो कि उस वक्त बहुत सर्कुलेट कर रहा था कि हु इज़ सक्सेसफुल हेयर एंड वाई, कि इस दुनिया में कौन कामयाब है और वो क्यों कामयाब है। तो फिर कामयाब लोगों पर रिसर्च की गई थी, जितने भी कामयाब लोग थे, तो पता चला था कि ये कुछ 7 आदत हैं जो हर कामयाब इंसान के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो कहीं और दुनिया के किसी कोने में है। अगर वो इंसान सक्सेसफुल है ना, तो उसके अंदर ये 7 आदतें तो लाजमी होंगी। और फिर इनको कंपाइल करके एक बुक की फॉर्म में इसको बना दिया गया था कि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, और अगर किसी ने कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में तो वो इन 7 आदतों को सीख सकें, अपना सकें, तो वो ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर इसमें बात हुई थी पैराडाइम्स की, कि नज़रियात जो होते हैं ना हमारे, वो बड़ी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, इवन दूसरों की ज़िंदगी में भी। क्या होते हैं नज़रियात? देखने का तरीक़ा दुनिया को, अगर हम इस तरह देखेंगे, सोच, नज़रिया, यानी अगर हम दुनिया को जिस नज़र से देखेंगे, हमारे रवैये और हमारी सोचें उस तरह की होना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर हमारे नज़रियात ये हैं कि कोई मुझे अकाउंटेबल नहीं कर सकता, तो फिर जब भी कोई अकाउंटेबल करेगा तो गुस्सा आएगा ना, तो चिड़चिड़ा भी होगा इंसान, तो बुरा भी लगेगा। तो हमारे इसका मतलब है कि ये नज़रिया गलत है कि कोई मुझे अकाउंटेबल नहीं कर सकता। हालांकि अकाउंटेबिलिटी तो होती है इंसानों की, और इंसानों की तो होती है अकाउंटेबिलिटी। ऐसा है ना, कभी किसी ने अपने पेट को तो अकाउंटेबल नहीं किया। तो इंसान जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको एक सिविल सोसाइटी में सिविल तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी है जिसमें से गुज़रना पड़ता है, कोई क्वेश्चंस हैं जिसका सामना करना पड़ता है। हम कभी भी माई लाइफ माई रूल्स वाली फैंटेसी में नहीं जा सकते। ये सिर्फ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ग्रुप्स हो सकते हैं जिसको हम अपने मज़े के लिए एंजॉय करें, लेकिन असल में ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मुझे इंडिपेंडेंस ये नहीं होती, इंडिपेंडेंस कोई और चीज़ होती है। आपको पता है अकाउंटेबल इंसान भी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहा होता है। देखिए, दो चीज़ों को कभी भी मिक्स नहीं करना कि इंडिपेंडेंस और माई लाइफ माई रूल्स या नो अकाउंटेबिलिटी नो चेक, ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। उन्होंने, अब देखें, उनको तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन जब भी उन्होंने घर से बाहर जाना है, क्या वो बताते नहीं होंगे आपकी अम्मी को कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा, मेरी ये मीटिंग है? बताते नहीं है। तो वो क्यों नहीं ये सोचते कि मैंने क्यों इतना कमाया, मैं क्यों इतना अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे कोई ना पूछे? क्या वो ऐसा नहीं करते कि वो अपनी खाने की पसंद भी बताते हैं आकर, या खाने के टाइम पर भी टेबल पर होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, रात के सोने के टाइम, हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी और चेक होता है। तो हमने ये चीज़ शायद ड्रामा से, शायद मूवीज़ से, शायद नॉवल से, या पता नहीं कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, मुझे कोई बताएगा नहीं, मेरी आज़ादी ये होगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता रहूँ। नहीं, ये चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। एक सिविल सोसाइटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती कि आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करो। हाँ, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ का राइट आपके पास है, बट हमने उसकी इंटरप्रिटेशन अलग की हुई है। हम समझते हैं पता नहीं सरेआम गालियाँ देना या इस तरह से किसी चीज़ का इजहार करना मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा नहीं है। तो इस सोच में से बाहर निकलना है कि हम आज़ाद नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर भी आज़ाद हैं, हाँ, कुछ पाबंदियों में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग आज़ाद हैं। आपकी जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो नीड्स होती हैं, वो आपसे कभी भी स्नैच नहीं की गई, और वो कोई सोच भी नहीं सकता आपसे लेने का। हाँ, लग्जरीज़ पे अगर पाबंदी है तो वांट्स को रोकने का वो इख्तियार हर एक के पास होता है जब भी किसी को ठीक करना हो। मुझे बताएं, बेसिक नीड्स कभी छीनी हो आप लोगों से? चीज़ों से, इन फैंटेसी से अपने आप को क्लियर करें कि ताकि हमारे पैराडाइम्स थोड़े बेहतर हो सके, हमारा सोचने, दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल सके, कि हम लोग इस सोच में से निकलें। क्योंकि जो हमारे पैराडाइम्स होते हैं ना, वही हमारा बिहेवियर होता है। पैराडाइम्स होते क्या हैं? हम किसी चीज़ को एक एंगल से देख रहे होते हैं, हमारी फिजियोलॉजी बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, कोई इंसान, वो उसके साथ कोई दुश्मनी है या कोई और चीज़ है, और वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता है, तो आपका पैराडाइम उसके बारे में क्या बना हुआ है कि ये अच्छा बंदा नहीं है। तो ये जो तारीफ़ भी कर रहा है ना, उसके अंदर भी कोई चीज़ छुपी होगी। तो आपका उसकी कॉम्प्लीमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही बदल जाता है। यानी आप उस तरह से दिल से और
कनेक्ट करते हुए उसके साथ बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही दिल में सोचा हुआ है कि ये कोई ठीक बंदा नहीं है। फिर जो लोग सोचते हैं कि ये साइकेट्रिक इलनेस वाले कभी ठीक नहीं हो सकते या ड्रग एडिक्ट्स कभी अपनी ड्रग नहीं छोड़ सकते, उस वीडियो में ये था कि वो ये स्टीफन कवी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह से मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था और मैं बहुत थका हुआ था शायद काम के बाद, और उस बस में कुछ बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। वो आते थे, वो बहुत शोर करते थे, चीख रहे थे, और मैं बहुत अनॉय हो रहा था कि उनके जो फादर हैं वो उनको रोक क्यों नहीं रहे या समझा क्यों नहीं रहे। तो फिर वो लोगों का सामान तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे चीज़ें। तो फिर वो ज़रा उनको वेव करते हैं और उनको कहते हैं कि आपके बच्चे इतना मेस क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रा इनको समझाएं, आप क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर रहे। तो उस वक्त उनका पैराडाइम ये था कि ये शायद इनकी पेरेंटिंग सही नहीं कर रहे या कैसे डिस्टर्ब से बच्चे हैं जिन्होंने सबका सफ़र बहुत ख़राब किया हुआ है। तो फिर उनके फादर ने उनको बताया कि एक्चुअली हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं जहाँ पर इनकी मदर की डेथ हुई है अभी रिसेंटली, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं, और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ से मेरे साथ कनेक्ट करते हुए कि मैं इस वक्त बहुत खुद हेल्पलेस फील कर रहा हूं। जिस पर के फ़ौरन से जो स्टीफन कवी जो ऑथर थे जो ये स्टोरी बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक रैपिड पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। नज़रिए नहीं, चीज़ों को देखने का नज़रिए। वो पहले उसको बड़ा शोर कंसिडर कर रहे थे, वो पहले उसको बहुत इस तरह से कंसिडर कर रहे थे कि शायद बच्चों को तमीज़ ही नहीं है या इस तरह से वो हमें तंग कर रहे हैं। बट बाद में जब उनको पता चला कि एक्चुअली तो वो ख़ुद इतनी पेन से गुजर रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमने अपने इस बिहेवियर को सही चैनलाइज कैसे करना है, और ना उनके फादर को समझ आ रही है, तो फिर उन बच्चों का सेम बिहेवियर उनको एनॉय नहीं कर रहा था, फिर उन बच्चों का सेम बिहेवियर उनको परेशान नहीं कर रहा था, और उन्होंने उन बच्चों को प्यार करना शुरू कर दिया और ज़रा उनके साथ दिल लगाना शुरू कर दिया। तो ये होती है पैराडाइम्स की पावर कि जब आपके जहन में कोई नज़रिया होता है, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं ना, फिर वैसे हम उनके मीनिंग्स ड्रॉ करते हैं, फिर हम वैसे फ़ील करना शुरू कर देते हैं, फिर हम वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो पैराडाइम्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस को बिल्कुल भी मिनिमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को। आपने शुरू में देखा था कैसे वो एक बॉस अपनी टीम के लिए एक पैराडाइम उन्होंने रखा होता है कि दिस टीम इज़ अ फेलियर। अब जब वो ये सोचते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कि ये फेलियर हैं, तो क्या वो उनके किसी भी प्रोजेक्ट से खुश हो सकते हैं? वो तो हमेशा क्रिटिसाइज़ करेंगे ना कि ये कैसा आप लोगों ने प्रोजेक्ट बना दिया या ये कैसा आप लोगों ने काम कर दिया। और फिर वो जो एक लड़की थी शुरू में जिन्होंने ऐसी ग्लासेस पहनी हुई थी, बस समझाने के लिए वो कहते कि आई एम अ फेलियर, जिनको लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ और मैं एक फेलियर हूँ और मैं काम सही से नहीं कर सकती। तो क्या वो जो भी काम करेंगी, जो भी एक्शंस लेंगी, वो कॉन्फिडेंटली ले सकती हैं? लाइकवाइज अगर आप लोग ये सोच लें कि मैं सिगरेट तो नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट पे गिव अप नहीं कर सकता, बाकी बड़े बड़े नशे शायद मैं छोड़ लूँ, तो मुझे बताएं क्या आप लोग फिर छोड़ सकेंगे सिगरेट्स? अगर आप लोग ये पैराडाइम्स बना लें कि मैं आउटडोर जब होऊंगा तो मैं वीकेंड पे पार्टी तो करूँगा, मैं पूरा वीक सोबर गुजार सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं मैं छोड़ सकता, तो मुझे बताएं अगर सोच ये लिया है तो क्या उस पर जो एक्शंस होंगे आपके वो इस तरफ ही नहीं होंगे इसकी सपोर्ट में कि वीकेंड पे फिर वल्नरेबल ज़्यादा हो जाएंगे बाहर जाने के लिए? होता नहीं है? कितना कॉमन है ना ये चीज़। सिगरेट तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि मैं सिगरेट और अल्कोहल तो नहीं छोड़ सकता। कितने लोग ये चीज़ सोचते हैं। हालांकि सिगरेट की एडिक्शन सबसे बड़ी एडिक्शन है, आम चीज़ भी नहीं समझते, वो समझते हैं कोई चीज़ ही नहीं है। गेटवे ड्रग इसको बोला जाता है कि हर चीज़ शुरू यहाँ से होती है। हेरोइन की थी, हैश की थी, सिगरेट पी थी ना। तो अगर आप लोगों के ये पैराडाइम्स होंगे तो इससे सिर्फ आप लोगों को तकलीफ़ होगी ज़्यादा और चीज़ें छोड़ने में मसला होगा, रिकवरी को लेकर चलने में मसला होगा, क्योंकि मूड मिजाज आपका ख़राब होगा। अच्छा, उसके बाद पैराडाइम्स की बात ख़त्म होगी तो पहली हैबिट में हमने सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि कैसे अपने मूड्स की, अपने एक्शंस की, अपनी थॉट्स की, अपने बिहेवियर्स की ज़िम्मेदारी हमने लेनी है और दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये तो कोई माँ बाप का कसूर था जो मेरे साथ ये हो गया, या ये तो मेरे स्कूल में टीचर्स का कसूर था जो मैं ड्रॉप आउट हो गया, या फ़लाँ लोगों का कसूर था जो मेरी बाइल लड़ाई हुई थी। होता है ना सबके साथ ऐसा कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोई एक इंसान या कोई एक चीज़ होती है जिस पर हम सारा ब्लेम शिफ्ट कर रहे होते हैं कि ये तो उनका कसूर था, ये तो बीवी का कसूर था जो शादी नहीं चल सकी, या ये बहन भाइयों का कसूर था जो घर पे लड़ाई होती थी। तो फर्स्ट हैबिट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सीखते हैं। फिर सेकंड हैबिट में हम सीखते हैं कि कैसे हम
एनविजन कर सकें अपने फ्यूचर को कि हमारा कोई भी एक्शन हमें कहाँ पर लेकर जाएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके नताइज क्या होंगे। अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, तो उस सिगरेट के ख़त्म होने के बाद क्या होगा? क्या मैं पुरसुकून हो जाऊँगा कि अगले सिगरेट की तैयारी शुरू हो जाएगी? गिल्ट भी फील होगा, अगले सिगरेट की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, मेरे बिहेवियर्स भी ख़राब होंगे, मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा, मुझे ढेर सारा परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा और मुझे पता नहीं कौन कौन सा जतन करके सिगरेट पीना पड़ेगा। तो बात ये है कि मैंने लोगों को इतनी मुश्किलों में जाते देखा, इतने जतन करते देखे अपनी सिगरेट छुपा कर पीना और सब कुछ करना, और उसके बाद अपने मूड मिजाज की ख़राबियाँ भी लेकर चलना, लेकिन वो इस तरफ काम नहीं करते कॉन्शियसली कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए किसी से कि मैं कैसे इसको छोड़ूं। अगर आप हर दफ़ा सिगरेट को नियर मिस यानी उससे बचते रहें ना, बहुत करीब जा जाए, अगर फैमिली बचा लें, काउंसलर्स बचा लें, तो एट द एंड ऑफ द डे बच ही जाते हैं। आप अपनी एग्जाम्पल अगर ले लें तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे ना, क्योंकि आपको बहुत क्रेविंग्स होती हैं और आप हमेशा, नई बात करें महफूसा, आप हमेशा जब आपको क्रेविंग्स होती हैं अपने बच्चों से शेयर करते हैं, वो इंटरवीन करते हैं, टाइम्स काउंसलर्स इंटरवीन करते हैं और बात बच जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्रेविंग्स हैं इसकी शिद्दत और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी, यानी ये लेस फ्रीक्वेंट हो जाएंगी और जब आएंगी तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ भी नहीं आएंगी जिस तरह शुरू में आती थी या अब आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड हैबिट में हमने सीखा कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, पहली चीज़ें पहले कैसे रखनी है, अपनी सेहत को पहले नंबर पर कैसे रखना है और पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें बाद में कैसे मतलब लिस्ट में डालनी है, क्योंकि हमारी कोई तरतीब ही नहीं होती ज़िंदगी में। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, ड्रग्स, बाहर घूमना फिरना, माई लाइफ माई रूल्स वाली चीज़ें। तो थर्ड हैबिट में हम सीखते हैं कि हमने अपने आप को पहले नंबर पर कैसे रखना है, और फिर अपनी सेहत, और फिर अपनी रूटीन, और फिर रिश्ते, फिर अपनी नींद वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद कोई और आएगा हमारी लाइफ में। फिर फोर्थ हैबिट में हम सीखते हैं कि हमने दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं, हमने विन विन कैसे सोचना है कि मैं भी जीतूं, सामने वाला भी जीते, हम में से कोई ऐसी पार्टी ना हो जो लूज़ यानी कर रही हो कुछ, या जो हारने वाले एंड पर हो। तो इसमें हम ताल्लुकात की इम्पोर्टेंस और ताल्लुकात को कैसे बिल्ड करते हैं वो सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर फिफ्थ हैबिट में हमने सीखा था कि लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीक हमने फिफ्थ हैबिट पर बात की थी ना कि सुनना कितना ज़रूरी है। हम अगर अनहर्ड की फीलिंग को एक्सपीरियंस करें तो वो कितनी बुरी फीलिंग है। अगर हमारे पास कोई बात सुनाने वाला, बात करने वाला, शेयर करने वाला ही ना हो तो फिर कितनी बुरी चीज़ है ये। हम अकेले अकेले कितना रह जाएंगे और हमारे ताल्लुकात भी ख़राब होंगे उस चीज़ से। मोस्टली हमारे ताल्लुकात इसलिए ख़राब होते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती या हम उसका अच्छा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। तो ये तो हमारे एंड पर कोई मसला है ना कि हमें आती ही नहीं है शेयर करनी। यानी एक बंदा है कि उनको आती ही नहीं है शेयर करना, उनको आता ही नहीं है अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। बिल्कुल। तो एनर्जी का मतलब है मल्टीपल एनर्जीज़, यानी टीम वर्क, कि जहाँ पर एक बंदा और उसका ब्रेन यूज़ हो रहा था तो वहाँ पर अगर मल्टीपल लोग काम करेंगे तो क्या उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये दुनिया जो है ना, ये सिनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है और उसी तरह से चल रही है। एक इंसान, यानी अगर एक इंसान इंडिपेंडेंट हो जाए, जिसकी अभी शुरू में बात हो रही थी इंडिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी है और ये वो, मैं आपको बताऊं इंटरडिपेंडेंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है अली अमजद साहब, आप पढ़ लिख कर बड़े कामयाब हो गए, आपने एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लिया, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आपको ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बिल्डिंग बना ली बहुत बड़ी, फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, आप अकेले कर सकते हैं वो चीज़, आप तो सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ कर सकते हैं ना। तो वो होती है सिनर्जी। जिस तरह इस हॉस्पिटल में काम किया जाता है तो मल्टीपल एनर्जीज़ मिलकर काम करती हैं, मल्टीपल प्रोफेशनल्स, फिर डॉक्टर्स, फिर स्टाफ, फिर और बहुत सारे लोग, फिर किचन स्टाफ, फिर और बहुत से हेल्पर्स जो हमें हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ढेर सारे लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं सिनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसमें टीम वर्क से काम होता है। एक बंदा बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो अकेला मैच जीत सकता है, खेल सकता है, खुद ही बॉलिंग, खुद ही बैटिंग, खुद ही फील्डिंग, हर चीज़ नहीं ना। तो उसको टीम वर्क की ज़रूरत है। 11 लोग खेल रहे होंगे जिसमें से आधे बैट्समैन होंगे, आधे बॉलर्स होंगे, फिर बीच में कुछ लोग मतलब ऑलराउंडर भी होंगे, एम्पायर वगैरह, तो बात की चीज़ें हो गई ना।
एक विकेट कीपर होगा, फिर इस तरह के, यानी वैसे तो 16 होंगे कि चलो अगर कोई अनफिट हो गया तो फ़ौरन रिप्लेस किया जा सके। तो ढेर सारे लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। इसी तरह हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप में असाइनमेंट करना या ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट करना, उसका क्या मतलब होता है और क्या मकसद होता है? बिल्कुल, और आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है क्योंकि हम हैं सोशल एनिमल्स, अकेला कोई भी नहीं रह सकता। आपको टीम वर्क की, लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है। हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सिनर्जी के कॉन्सेप्ट पर ना चलती हो। जी, घर सिनर्जी पर चल रहे होते हैं। जी अच्छा, सिनर्जी के अब ये कुछ मीनिंग्स हैं कि 2 हैंड्स आर बेटर देन 1, फिर क्रिएटिव कोऑपरेशन इससे जनरेट होती है, उसके अलावा टीम वर्क इसको कहते हैं, फिर ओपन माइंडेडनेस, जब लोग अपने अपने आइडियाज़ के साथ आ रहे होते हैं तो सब फ्लेक्सिबल होते हैं उनको सुनने के लिए, समझने के लिए, एडवेंचर ऑफ फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस, यानी एक बंदा तो सिर्फ वही सोच सकता है ना जहाँ तक उसकी सोच है, फिर मल्टीपल लोग आते हैं कि नहीं इसके साथ ऐसे भी किया जा सकता है, फ़लाँ चीज़ में रिलैक्सेशन दी जा सकती है, तो आप नए नए तरीके जो है ना वो डिस्कवर कर लेते हैं। फिर 1 + 1 = मैथमेटिकली क्या है 2, बट सिनर्जी में 1 + 1 कैन बी 3, 6, 60 और जितने मर्जी आप इसको आगे करते रहें। यानी 2 लोग सिर्फ 2 नहीं होते, उनसे वो ढेर सारे लोगों से ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। यानी जब 2 लोग 2 एडिट्स ही चलें इकट्ठे मिल जाएं अगर, तो मुझे बताएं क्या क्या होता हो। 12 स्टेप्स बन जाते हैं, पोली ड्रग यूजेज शुरू हो जाता है। लेकिन 2 एडिक्ट्स मिले थे आज से काफ़ी साल पहले, वो मिले और उन्होंने बात की आपस में कि हम बहुत थक गए हैं इस नशे वाली ज़िंदगी से, क्या करें, कैसे निकलें, और उन्होंने वो 12 स्टेप्स प्रोग्राम बना दिया जो हम यहाँ पर आप सबको पढ़ाते हैं। वो 2 एडिक्ट्स ने बनाया हुआ है। हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं। 2 तरह की डोमेन्स होती हैं, एक एक्सेप्शंस की और एक मेजॉरिटी की। तो हम हमेशा मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस बड़ी थोड़ी होती हैं। आपके इर्द गिर्द ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी नहीं पढ़ते होंगे बट उनके पास डिस्टिंक्शन आती होगी जब उनका रिज़ल्ट आता होगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा खाते होंगे बट उनका कभी वेट गेन नहीं होता होगा या उनको कभी इस तरह के मसाइल नहीं होते होंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोई इतनी एफ़र्ट नहीं डाल रहे बट उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ड्रग्स करते होंगे, ढेर सारे करते होंगे, स्टिमुलेंट्स करते होंगे, पोली ड्रग यूजिंग में होंगे बट उनको कभी भी रिहैब या ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं होगा। ये लोग वो होते हैं जो एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो थोड़े होते हैं नंबर्स में, जो आप समझ लें कि अभी नेचर की तरफ से वो लकी हैं, ये कह लें आप। और आप उस एक्सेप्शंस वाले ग्रुप में नहीं है, आप मेजॉरिटी में फॉल करते हैं। तो आपको अपना वेट मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिस्टिंक्शन लेने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ेगा, आपको मैरिटल लाइफ अच्छी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ड्रग्स छोड़ने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक एरर आ गया है और वो उन हार्वर्ड वालों को फॉलो नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके अंदर सिस्टम मौजूद नहीं है। आपके अपने दोस्त कुछ ऐसे होंगे जो ड्रग कर रहे होंगे, पिछले 10-10 साल से कर रहे होंगे, मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे होंगे, काम शाम भी कर रहे होंगे, लाइफ भी सही चल रही होगी, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते और ना ही उनसे कोई कंपेयर कर सकते अपने आप, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। इस दुनिया में हर बंदा मीठा खाता है, जिसको देखो मीठा खा रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जिनका सिस्टम साथ देना छोड़ जाता है और वो डायबिटिक बन जाते हैं। अब वो ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरे घर के 8 लोग जो हैं वो हर ईद पर मीठा खाते हैं, वो रोज़ मीठा खाते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि उनका सिस्टम उनका अब साथ नहीं दे रहा। तो ये बिल्कुल एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ये भी आगे चलकर उस मेजॉरिटी में फॉल करते हैं। क्योंकि देखें, जो लकी लोग होते हैं ना, जो बड़े लकी लोग होते हैं जिनके साथ कोई हादसा, कोई मसला नहीं होता, जिस दिन उनके साथ हादसा होता है तो पहले तो कभी वो लकी रहे ही होते हैं ना, लेकिन फ़िलहाल इवेंचुअली यानी एट द एंड ऑफ द डे या कुछ भी उनके साथ भी कोई हादसा हो गया होता है। ये जो ओवरडोज होती है ड्रग में, तो क्या आपको लगता है कि पहले दिन हो जाती है? जिन लोगों की भी होती है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी लकी रहे होते हैं ना। जिन लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, कार एक्सीडेंट्स, तो क्या वो अपनी लाइफ में कभी लकी नहीं रहे? तो कभी इतने उनके नियर मिस हुए होंगे
और उनको लगता होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर वन फाइन डे हो जाता है ना मसला। जाहिर है उनका माइंडसेट, उनका पैराडाइम जो ये बन जाता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। तो जिनका माइंडसेट ये बन जाता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं लकी हूँ, फिर उनके साथ हादसा भी जब होते हैं तो वो बच नहीं सकते उससे, क्योंकि ज़िंदगी, केमिकल्स, ड्रग्स, इनके आगे हमारी चलती नहीं है। एक इंसान केमिकल करके बच नहीं सकता। वो जितना मर्ज़ी सोच लें कि मैं डाउनर के बाद स्टिमुलेंट ले लूँगा, स्टिमुलेंट के बाद डाउनर ले लूँगा, मैं अपना वॉकिंग गेट बिल्कुल ठीक रखूँगा, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँगा, पकड़े जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं वो। और उनका पहला TLC तो घर में ही हो जाता है, जब उनको घर वाले यूँ देखते हैं कि आज चांद चढ़ा कर आए हैं। बात आम या ख़ास की नहीं है, बात ये है कि आप नहीं पी सकते क्योंकि आप उसके लिए नहीं। क्या मीठा आम नहीं है? चॉकलेट्स आम नहीं? कल आप सब ने पार्टी की है, नहीं आम? तो जो डायबिटिक है, कभी कभार हमारे उसमें, बल्कि अक्सर ही हमारे बैच में डायबिटिक्स होते हैं, तो वो नहीं खा सकते। तो क्या चॉकलेट्स आम नहीं है? दो लोगों की जितना आउटपुट होता है ना, अगर सिनर्जी में लोग मिल जाएं तो उससे मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी दो ब्रेन्स अगर मिल जाएं, दो एनर्जीज़ अगर मिल जाएं, तो उनका आउटपुट आप स्टेटिस्टिक्स वाले उस रूल में से नहीं फाइंड आउट करेंगे कि 2 + 2 4 ही होता है। और अगर एक बंदा उन स्टिक्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो मुश्किल होगी, अगर सारे मिलकर करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये बचपन की स्टोरीज़ हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं कि अगर मिलकर काम करेंगे, वो क्या थी, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कि जब आप इकट्ठे होकर मिलकर कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम इसको अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं? तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे बताएं। अगर हम मेडिसिन कम करते हैं ना किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर भी आती है, लेकिन उसके बाद आप लोग अजीब, बबली और बहुत नॉन सीरियस से हो जाते हैं, तो फिर हमें दवाई वापस देनी पड़ती है, तो फिर आपको मसले होते हैं कि हम स्लो हो गए हैं वापस। तो जब भी किसी की मेडिसिन कम हो तो वो ज़रा अपने हॉर्सेस को थोड़ा पकड़ के रखा करें, क्लासेस ग्रुप्स में डिविएट ना किया करें नॉर्म से, और बिल्कुल डेकोरम को ख़राब ना किया करें। अगर हम कहेंगे कि हम बर्तन धोते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन होगी। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये हो सकती है कि हम फिज़िकली कुछ करें, कि हम घर में पीस और उसका इन्वायरमेंट बनाने के लिए अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अगर हम ऐसा कर दें कि घर में कोई स्ट्रेस चल रहा हो और हम घर वालों के साथ बैठकर अच्छी बात कर लें, डिनर पे कोई अच्छा इन्वायरमेंट सेट कर दें, उनको स्ट्रेस से निकालने में थोड़ी हेल्प कर दें, उनके कंधे दबा दें, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। कभी कभी नहीं होती, आप रोज़ाना कंट्रीब्यूट करते हैं किसी की लाइफ में कोई बेहतरी लाने के लिए, किसी के मुंह पे कोई स्माइल लाने के लिए। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियों को ना सिंपल बनाएं। मैंने जब 4th हैबिट पढ़ाई थी, 4th हैबिट में था ना विन-विन, तो उसमें डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो बड़ा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। आप किसी को स्माइल करके देख लो, अगला बंदा स्माइल बैक करता है, होता है ना ऐसा। आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो, अगला बंदा वापस कॉम्प्लीमेंट देता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से घरों में खुशियाँ आती हैं। अब मैं आप लोगों को ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, आपकी फैमिलीज़ तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं कि अगर उन्होंने आपके लिए कोई अच्छी चीज़ बनाई होती है खाने के लिए और आप उसी की तारीफ़ कर दें तो उनका दिन बन जाता है। तो अगर वो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दें कि वो लोगों के साथ मिलकर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे कम्युनिकेशन में, वो एक मतलब बहुत एक पीस के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों, तो क्या काम करने का मज़ा और उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके रिजल्ट ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? यही अगर इमेजिन करें हर कोई अपने अपने काम से बस काम रख रहे हैं, रूड हैं, बात नहीं कर रहे आपस में, कोई फ़न नहीं, ऑल वर्क एंड नो फन लाइफ। तो अगर आप किसी से मिलकर अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पर भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। वहाँ पर भी आप सिनर्जी के इस कॉन्सेप्ट से बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंडशिप इन मैरिज। कितने लोगों को लगता है कि शादी में इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर कोई रिजल्ट्स निकलते हैं? देखिए, हम शुरू से ही ये सोच क्यों रखें कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? आप ये म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ को म्यूचुअल कंसेंट से रिप्लेस क्यों नहीं कर देते? कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट अ गुड वर्ड, आई थिंक, है ना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ऐसा लगता है सोच कर के सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, दिल से नहीं। अगर हम इसको म्यूचुअल कंसेंट से रिप्लेस कर दें कि म्यूचुअली हम दोनों ये चाहते हैं, हम दोनों इस डिसीजन पर पहुँचे हैं, तो क्या ये वर्ड अच्छा नहीं हो जाएगा?
पेशेंट्स ये कहने कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो ऐसे लगेगा मैं बेचारा, खुद के ही कानों को फील होगा कि मैं ज़रा बेचारा सा हूँ, मैं ज़रा यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर पेशेंट्स ये कहना शुरू हो जाएं कि मैंने और मेरी फैमिली दोनों ने डिसाइड किया है कि हमने सिगरेट नहीं पीनी और मैं इस चीज़ में हमारा ही फ़ायदा होगा, तो ये कितना अच्छा एक वो लेकर आएगा, कितना अच्छा इन्वायरमेंट सा कर देगा कि हमने म्यूचुअली इस चीज़ को डिसाइड किया क्योंकि ये हमारे बेनिफिट में थी। किसी चीज़ के अंदर एडिक्टिव नेचर है तो आप वो करते हैं ना। मुझे बताएं, ये फास्ट फूड है, जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर, ये चलें ईटिंग डिसऑर्डर ना भी हो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल लेवल पर, ये इनके अंदर एडिक्टिव नेचर होती है तो आप लोग खाते हैं ना, जितना मर्जी बाहर खाते रहें उससे मसला नहीं होता। तो ये चीज़ें घर वालों को नज़र आ जाती हैं, प्रोफेशनल्स को नज़र आ जाती हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि हम अपनी आँखों की गलत साइड पर रहते हैं। हमें बाहर की दुनिया की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, अपनी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा होता, हमें तो सामने वाली का मसला दिखेगा। अच्छा, उसके बाद स्कूल्स वगैरह पर भी सिनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, होता भी है, और टीम वर्क से बच्चे पढ़ते भी हैं, ग्रुप में क्लासेस होती हैं। जिस तरह यहाँ पर जब ग्रुप में जिस तरह अभी एक ग्रुप में डिस्कशन हो रही है तो इसका बेनिफिट एक 1-to-1 सेशन से 100 टाइम्स ज़्यादा है। यानी फॉर एग्जांपल अभी एक सेशन हो रहा है 1-to-1 मेरा और जैन साहब का, जिसमें हमने यही 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो क्या वो इस पूरे ग्रुप के डिस्कशन के करीब करीब भी होगा उसका बेनिफिट, क्योंकि उसमें उनकी अटेंशन कितनी दफ़ा आ रही होगी, कितनी दफ़ा जा रही होगी, ना तो इतनी एग्जांपल्स होंगी जो हमने इतने सारे लोगों की डिस्कस की, और ना इतने बड़े स्केल पर हमें चीज़ें समझ आ रही होंगी। वो एक इसीलिए हमेशा ग्रुप की डिस्कशन को ज़्यादा प्रेफर किया करें, वहाँ पर ज़्यादा सीखने की कोशिश किया करें, पार्टिसिपेट किया करें, अटेंटिव रहा करें, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आपके जहन में होते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते झिझक की वजह से, लेकिन कोई और बंदा सेम सवाल पूछ देता है और आपकी मुश्किल आसान हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, ग्रुप्स और क्लासेस में ख़ास तौर पर माइंडफुल रहा करें। सिनर्जी के अब मेन बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, अब उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी कोई रिज़ल्ट या कोई क्राइसिस का सामना आता है ना, तो उसमें आप उतने अनकंफर्टेबल नहीं होते जितने आप अकेले जब आपने कोई डिसीजन लिया होता है और आप अनकंफर्टेबल होते हो। इस चीज़ की समझ आई है कि एक इन्वेस्टमेंट आपने अकेले की थी और उसमें कोई नुकसान हो गया और आप बहुत परेशान हैं क्योंकि सारा का सारा बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जिसमें आपके कुछ 4-5 लोग थे जो ऑन बोर्ड थे, आपके और कुछ सीनियर्स थे जिनकी आपने सजेशन ली थी, उसमें कोई नुकसान हो गया तो मुझे बताएं दोनों में फ़र्क होगा ना। पहले आपने 100% इन्वेस्टमेंट की थी, 4 लोग होंगे, आपकी 25% इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो स्ट्रेस का सारा वो ही बदल गया, मतलब उसका जितना भी सारा ओनस वो सारा डिवाइड हो गया। और आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मेरे अकेले का ये डिसीजन था, खाली मैं मटेरियल लॉस की बात नहीं कर रही, आपके साथ एक सपोर्ट ग्रुप होगा, फिर आपको और समझाने वाले और सहारा देने वाले लोग होंगे, यानी मिल मिलाकर जो उसका एंड रिज़ल्ट होगा ना वो उतना बुरा नहीं होगा जितना किसी एक बंदे का होना था। यानी सिनर्जी में ये फ़ायदा होता है। चलें यहाँ पर सिनर्जी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मुझे बताएं, जब आप लोगों में से जब कोई एक पेशेंट वापस आते हैं रिलैप्स करके, तो इनडोर के पेशेंट्स को या जो नई फैमिलीज आई होती हैं उनको कैसा फील होता है ये देख करके, ओहो वो बच्चा वापस आ गया। फिर आप देखते हैं कि काउंसलर्स और उनकी फैमिलीज़ और वो पेशेंट्स मिलकर फिर एफर्ट करते हैं और आप उस इंडिविजुअल को कुछ दिन में वापस एक अच्छी सेहत में देखते हैं। जब ये टीम वर्क से वो वापस उनकी सेहत में वो बाउंस बैक करते हैं रिकवरी में, तो कैसा फील होता है। देखें, रिलैप्स कोई करता नहीं है, पहली बात रिलैप्स हो जाता है, बीमारियों का रिलैप्स होता है और उसमें मेरा और आपका शायद थोड़ा कंट्रोल होता हो बट हमारा ज़्यादा इख्तियार नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप किसी एस्थमेटिक को डॉक्टर से ट्रीट करवा के लाए हैं, वो अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, अब कोई भी वजह नहीं बनी और फिर उसको एक एस्थमा का अटैक हो गया, तो मुझे बताएं इसमें उसका कोई कसूर है? देखें, ये होना चाहिए दिमाग में बट सारा टाइम ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर टाइम में वो फियर से ऑपरेट करते रहेंगे तो वो फिर प्रेजेंट में नहीं रह सकेंगे। अगर हम हर टाइम फ्यूचर और पास्ट में स्टक रहेंगे तो हम एंग्शियस और डिप्रेस रहेंगे, क्योंकि अगर हमें पास्ट की चीज़ें ज़्यादा तंग कर रही हैं तो हमें डिप्रेशन होगा। अंडरस्टैंडेबल बात है कि मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे जो ये नहीं चीज़ होनी चाहिए थी, फ़लाँ चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और अगर आप रिमिनेट करते रहेंगे फ्यूचर पर
कि कल को मेरा रिलैप्स ना हो जाए या कल को मेरे लव्ड वन ने बाहर आना है आउटडोर में, तो क्या होगा, कैसे दुनिया होगी, कैसा एनवायरनमेंट होगा, तो आप एंग्शियस रहेंगे, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, हम मिस प्रेजेंट को कर रहे होंगे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू हो जाए ना कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाती है, या उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये हो जाए। जैसे अगर किसी ने, आप में से किसी ने कोई ग्लास, एक ट्रे पकड़ी हुई है जिसके अंदर 7 या 8 ग्लासेस हैं, ठीक है, और आपने वो यहाँ से ऊपर लेकर जानी है और आप डरते जा रहे हैं कि सीढ़ियों में गिर ना जाए, तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना कि गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन पर आ जाएगा, और हो सकता है कोई ठोकर लग जाए, कोई चीज़ हो जाए और आपसे वो गिर जाए, और फिर आपका इस चीज़ पर यकीन पक्का हो जाता है, देखा मेरी गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग है, मुझे जो लग जाए ना उसके बाद वो हो जाता है, क्योंकि हम उस पर इन्वेस्ट ही इतना करते हैं, हम अपनी सारी सोचें तो इन्वेस्ट कर देते हैं उस पर। अगर हम ये सोचना शुरू हो जाए ना कि इसने तो रिलैप्स करना ही करना है, इसने घर आते ही सिगरेट मांगना है, और कोइंसिडेंटली वो ऐसा कर लें, तो हम अपनी उस गट फीलिंग पर जो कि नेगेटिव होती है उस पर बड़ा जोर डालना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी चीज़ें जैसे पुराने ज़मानों में वो सुपरस्टिशंस नहीं होती थी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ हो जाए, क्योंकि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा कि बिल्ली रास्ता काट के हो और उस दिन इत्तफाकन आपके साथ कुछ हो गया, तो फिर वो चीज़ पक्की हो जाती है। इसीलिए फुलफिलिंग प्रोफेसीज से बचकर रहना चाहिए, आपको नेगेटिव सोचों से अपने आप को निकालना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखें कि नहीं हम बचा लेंगे, अगर हो भी गया तो उस पर फिर हमने हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ जाना, डिप्रेस या अपसेट नहीं हो जाना, हम कोई करने वाले काम करेंगे, जो भी उस वक्त राइट हेल्प हमें अवेलेबल होगी हम वो लेंगे, हम काउंसलर से बात करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कहती हैं हम उनसे हेल्प लेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, या हम अपने पुराने रवैयों पर तो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। समझने का सारा मकसद ये होता है, फैमिलीज अक्सर पूछती हैं ना कि अगर इसने बाहर आकर सिगरेट पी लिया तो फिर तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि इस तरफ ना सोचें कि अगर पी लिया या ना पिए, इस तरफ सोचें कि अगर इसने बाहर आकर सिगरेट पी लिया तो हमने क्या करना है, क्या हमने ओके का सिग्नल दे देना है, क्या हमने उस पर स्टैंड लेना है, क्या हमने काउंसलर से बात करनी है, क्या वो जो हमें कहेंगे हमने वो स्टेप मानना है, कि फिर हम इंतज़ार करें कि अच्छा चलो ये अब सिगरेट ही पिए, सिगरेट से आगे ना जाए। तो बेस्ट आंसर ये है कि ओके का सिग्नल तो कभी भी नहीं देना, कुछ भी हो जाए, और बात भी नहीं छुपानी, वो चाहे धमकी दे रहे हैं कि मैं और ज़्यादा पीऊँगा, मैं फ़लाँ चीज़ भी करूँगा, अगर बात की आपने काउंसलर्स, क्योंकि वो राइट फोरम है, उनसे बात करते रहना है, उनसे लाजमी बात करनी है, और फिर जो वो इंस्ट्रक्शंस दें उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, क्योंकि उससे नताइज निकलेंगे। फैमिलीज इस बात को बड़े गौर से सुन लें कि जो काउंसलर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपने उसको बग़ैर किसी मतलब बीच में सवाल जवाब के या कोई कंडीशन अप्लाई किए वो लाजमी सुननी है चीज़, क्योंकि उससे रिजल्ट्स निकलेंगे। आज फिर भी कराया तो मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।